आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक्स के बारे में, मैग्नेटिक्स के बारे में, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की बातें होगी। अब ये मैग्नेटिक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की बातें करते हैं तो समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, हमने सुना होगा कि मैग्नेट्स जो फील्ड बनाते हैं, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। हालांकि चार्ज भी बनाते हैं अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फील्ड, तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। तो मैग्नेट जो बनाते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ये पता चला कि चार्जेस के बीच में भी, यानी चार्जेस के कारण भी ऐसे यानी कि मैग्नेटिक फील्ड टाइप की चीज़ बनते हैं। अब ये कब पता चला? एक एक्सपेरिमेंट देखा कि करंट कैरिंग वायर थे। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? मैग्नेटिक्स, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझते हैं। पहले इस चीज़ से पहले मैं मैग्नेट के बारे में पता था कि मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि चार्जेस भी ऐसा कुछ करते हैं। तो चार्जेस के बीच में ये स्टडी शुरू हुई। तो मान लो यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहे थे, तो करंट आई है इस वायर में, यानी कि इसमें चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो करंट है। तो मेन तो चार्जेस की ही प्रॉपर्टी हुई। कोई पॉइंट इसके अगल बगल में माना गया, कोई पॉइंट P माना गया, वहाँ पे भी कोई चार्ज क्यों छोड़ दिए गए। तो ये चार्ज को जब छोड़ा गया, जब ये चार्ज को छोड़ दिया और जब ये चार्ज रेस्ट में था, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था। जब देखा गया कि ये चार्ज रेस्ट में है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस चार्ज को थोड़ा स्पीड दे दिया, इधर की तरफ वेलोसिटी दे दिया, तो पता चला रहे ये तो वायर की तरफ अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं, वायर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब इसको कुछ वेलोसिटी दे दिया गया तो ये वायर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। अगर ये पॉजिटिव हो तो, और अगर ये नेगेटिव हो तो ऐसे वायर से दूर जाने लगे। तो फिर सोचा रहे जब ये रेस्ट में था तब तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब मोशन में आ गया तो ये क्या हो रही है, वायर की तरफ अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं। तो पता चला इसका मतलब है कि कोई ना कोई फील्ड जरूर ये एग्जर्ट हो रहा है, इस पर कोई ना कोई फील्ड इस पर जरूर एग्जर्ट हो रहा है। तो उस फील्ड का नाम रखा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों टाइप से कर रहे थे। एक बार अगर ये प्लस थी तो अट्रैक्ट कर रहा था, जब ये माइनस थी तो रिपेल कर रहा था। यानी कि अट्रैक्शन रिपल्सन की फील्ड एक तो पढ़ चुके थे, जान चुके थे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। दूसरा अब कौन सी फील्ड लाऊं, तो पता चला अच्छा ये मैग्नेट से मैच कर रहे हैं, मैग्नेट में भी अट्रैक्टिव रिपल्सिव होती है, तो क्यों ना इसको मैग्नेटिक फील्ड रखा जाए। तो पता चला कि हाँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी लगता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये डेविएट हो रहे हैं। जब ये रेस्ट में था तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जब मोशन में आया तो इफेक्ट पड़ा। फिर दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट चला। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था कि एक आदमी ग्राउंड पे खड़ा होके देख रहा था, एक आदमी ग्राउंड से देख रहा था। इसी सिचुएशन के लिए एक आदमी ग्राउंड से देख रहे थे और एक आदमी किसी अदर फ्रेम से देख रहे थे। तो एक आदमी के लिए ग्राउंड से, एक आदमी के लिए फ्रेम से। अब मान लो वही चार्ज क्यू की बात हो रही है, वो दूसरे एक्सपेरिमेंट, ये कुछ अलग एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। ये चार्ज क्यू है और इधर वेलोसिटी v से जा रहे हैं। तो ये देख रहा है कि ये चार्ज जब वेलोसिटी v से जा रहे हैं तो इसकी तरफ ये क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये देख रहा है ऑब्जर्वर कहाँ पे है, रेस्ट में है, ग्राउंड पे। तो ये देख रहा है कि ये मूविंग चार्ज इसकी तरफ, करंट कैरिंग वायर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन दूसरा ऑब्जर्वर क्या देखा, दूसरा ऑब्जर्वर क्या किया, तो ऐसा समझो कि लिफ्ट पे बैठ गया, ये लिफ्ट पे बैठ गया या कोई ऐसी चीज़ पे बैठ गया जिसकी वेलोसिटी इसी के अकॉर्डिंग थी, यानी इसी के बराबर थी, चार्ज के वेलोसिटी के बराबर थी। अब ये चार्ज के साथ साथ ऊपर जाएगा, ये इसमें जो ऑब्जर्वर है वो चार्ज के साथ साथ ऊपर जाएगा, यानी दोनों की वेलोसिटी सेम रखा गया। तो इसके लिए ये रेस्ट में है, इसके लिए ये रेस्ट में है। ये हमेशा देखेगा कि इसके जस्ट सामने है, रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये रेस्ट में है चार्ज। तो ये क्या देख रहा है
कि कोई फोर्स वाई की तरफ इस चार्ज पे लग रहा है और वाई की तरफ वो जा रहा है। ये देख रहा है कि इस चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लग रही है और वो हमेशा रेस्ट में देख रहा है चार्ज को, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी तो बराबर है। तो इसके लिए लग रहा है कि रेस्ट में एक फोर्स लग रहा है वायर की तरफ और इसके लिए लग रहा है कि मोशन में एक फोर्स लग रहा है वायर की तरफ। तो मोशन में जो फोर्स लगता है वायर की तरफ वो तो मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सपेरिमेंट में पता चला। और यहाँ पे दूसरे एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं उसमें दोनों ही है, रेस्ट भी है, एक फ्रेम के लिए रेस्ट में है, इस फ्रेम के लिए रेस्ट में, इस फ्रेम के लिए मोशन में। तो जब रेस्ट में है तो ये कह रहा है कि भाई इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और ये कह रहा है नहीं भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। लेकिन सच तो ये है कि इस पे दोनों ही फील्ड लग रहे हैं, दोनों ही फील्ड लग रहे हैं। किसी सेपरेट के लिए, सेपरेट फ्रेम के लिए अलग अलग है, किसी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी के लिए मैग्नेटिक फील्ड, बट दोनों ही फील्ड लगते हैं एक्चुअली में। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का तब कॉन्सेप्ट आया, अच्छा कि अगर करंट कैरिंग वायर के अगल बगल में कोई चार्ज रखें और उसको मोशन दें तो उस चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी पड़ेगा और फोर्स पड़ेगा तो डेविएशन भी होगी। तो ये सब चीज़ें देखने को मिला। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इसके कारण पड़ा होगा, इसके कारण पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ तो क्लियर हुआ ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे लग रही है, उसी कारण डेविएशन हो रहा है, इसी कारण डेविएशन हो रहा है। तो एक बातें और समझ में आनी चाहिए कि आखिर यही ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, आखिर ये करंट था इसीलिए तो इस क्यू का डेविएशन हुआ। अगर ये करंट नहीं होता तो डेविएशन नहीं होती। मान लो कि इसमें करंट नहीं है तो चार्जेस रेस्ट में है, रेस्ट में है। तो जब चार्जेस रेस्ट में है और कोई कंडक्टर है, वायर है, कंडक्टर है, करंट नहीं है, तो कंडक्टर है, नेट चार्ज जीरो, तो नेट चार्ज जीरो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। वैसे भी जब करंट है भी तो भी किसी सेक्शन में नेट चार्ज जीरो, तो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। लेकिन जब चार्ज रेस्ट में था तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता था, बट नेट चार्ज जीरो होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाया। लेकिन जब चार्ज मोशन में आ गया, जब इसमें चार्ज मोशन में आ गया, वैसे भी तो करंट को लेके ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो चार्जेस तो मोशन में था ही, तो ये इसमें जो चार्ज मोशन में है वो इस पे फील्ड बना रहे हैं। तो वो जो इस मूविंग चार्ज पे फील्ड बना रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट आए दोनों ही केस में। तो फॉर फ्रेम वन, इसको मान लेता हूँ फ्रेम वन और इसको मान लेता हूँ फ्रेम टू। तो फॉर फ्रेम वन के लिए कौन से फील्ड लग रहे थे? फ्रेम वन के लिए ये मोशन में था तो मैग्नेटिक फील्ड लग रहे थे। फ्रेम वन बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑन क्यू, मैग्नेटिक फील्ड ऑन क्यू, जिसके कारण मैग्नेटिक फोर्स लग रहे हैं और वो उधर की तरफ जा रहे हैं। फ्रेम टू के लिए क्या हो रहा है? फॉर फ्रेम टू के लिए कौन सी बातें हो रही? फ्रेम टू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रहा है उसको। तो फ्रेम टू कह रहा है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू। और इस वाले केस में क्या था? इस वाले केस में यहाँ पे अगर इसको क्या देता हूँ मैं फ्रेम थ्री ही, चलो फ्रेम थ्री मीन्स अगर ये रेस्ट में था, अगर ये रेस्ट में था तो क्या था? कुछ नहीं हुआ। अगर ये रेस्ट में था तो कुछ नहीं, और जब मोशन हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी जीरो तो नो फील्ड, और जब भी कुछ हो गया, जब भी कुछ हो गया तो क्या? मैग्नेटिक फील्ड।
जब भी कुछ हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सब चीज़ें पहले बेसिक हमने जाना कि जब कुछ स्पीड हुआ तो ऑब्जर्व करा गया कि मैग्नेटिक फील्ड लग रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लग रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। जब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सब चीज़ें समझा हमने। तो हमने ये समझा दोनों ही चीज़ें लगते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, बट एक्चुअली बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट सिमल्टेनियसली, दोनों एक साथ लगते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं क्योंकि दोनों ही एक साथ लगते हैं। अब ये चीज इधर इस फिगर में और देख लें, ऐसे था, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगती है तब तो डेविएट हो रहा है ना, इट मीन्स कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है, तो ये प्रोड्यूस करती है तो इसमें कौन है, मूविंग चार्ज। आखिर ये डिफ्लेक्शन दे तो रहा था ना, इधर या इधर दे तो रहा था, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड था वहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड था, इट मीन्स ये चीज़ें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही थी। ये चीज़ें थी कौन, मूविंग चार्ज। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं मूविंग चार्ज, अ मूविंग चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये छोटी सी चीज़ें पता चली कि अच्छा मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये नोट कर लो अभी। अब बात ये है कि अभी हमें पता चला था कि डिफ्लेक्शन हुआ था मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो डिफ्लेक्शन तो फोर्स ला सकता है ना, तो बात ये है कि ये फोर्स कितना लगेगा उस चार्ज पे। किसी चार्ज पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है, कोई करंट कैरिंग वायर है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड अगल बगल में होती है, अभी पता चला। अगर मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसमें कोई चार्ज को मूव करा दूं तो उस पर फोर्स लगा, तब तो डिफ्लेक्ट हुआ था ना, तो फोर्स कितना होगा, यानी कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज कितनी होगी, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज होगी कितनी, तो वो चीज़ें देखना है। तो हम अब देख लेते हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिखते हैं, बी से, मैग्नेटिक फील्ड बी, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, लिख दूंगा। तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स लगे तो क्या होगी, यानी कि चार्ज रख दूँ तो क्या होगी, ठीक। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो है, ये ले लिया मैंने, अब इसे समझ लो, फर्स्ट टाइम मैं लिख रहा हूँ तो लगेगा कि ये क्या लिख रहा हूँ। ये क्रॉस मतलब होता है इनसाइड, अंदर की तरफ, क्रॉस मीन्स इनसाइड, इनसाइड में फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकते हैं। इनसाइड फील्ड, डॉट अगर लगा दूँ तो ये हो जाएगा आउटसाइड। क्रॉस मतलब समझ जाना इनसाइड फील्ड, और डॉट मतलब समझ जाना आउटसाइड फील्ड। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, बी है अंदर की तरफ, बी है अंदर की तरफ इधर। अब इसमें मैं कोई चार्ज क्यों छोड़ दूँ, कुछ वेलोसिटी देके तो फोर्स लगेगा। जैसे कि अभी हम जो फर्स्ट टाइम एग्जांपल लिया था करंट कैरिंग वायर, उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड किसी न किसी डायरेक्शन में होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही ना वो चार्ज रखा था, तब ना वो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ था। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं कि भाई अंदर की तरफ है। अब इसमें मैंने क्यू चार्ज को छोड़ दिया भी वेलोसिटी से, तो वी वेलोसिटी से छोड़ दिया। अगर ये वी वेलोसिटी नहीं देता तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता जीरो, इसीलिए तो जब रेस्ट में छोड़ा था, जब उस चार्ज को रेस्ट में छोड़ा था तो कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए
क्योंकि रेस्ट में तो फोर्स लगता नहीं है, तो यहाँ पे वी वेलोसिटी हमने दे दिया। तो ये डिपेंड करता है कि कभी कभी ये तो होगा ना कि वी एंड बी के बीच कुछ एंगल होगा, देयर मे बी एंगल बिटवीन वी एंड बी। तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ये जो एफ है, लेट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज बी एफ, फोर्स को एफ मान लेता हूँ, फोर्स को एफ मान लेता हूँ, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, भी एंड बी, भी एंड बी के बीच की एंगल को थीटा मानने हैं। बी इज द वेलोसिटी एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज़ें हाँ जानते हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। क्यों भी पता चला, भी पता चला, बी भी पता चला, तीनों चीज़ें हमें पता चल चुकी है। तो फर्स्ट बात ये है कि देखा गया एक्सपेरिमेंट के बाद कि फोर्स जो लगती है, फोर्स एफ जो होती है, वे फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेता है चार्ज का, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज का। सेकेंड बात ये है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं भी साइन थीटा के। एंड थर्ड है फोर्स, कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। लेट फोर्स कौन सी है ये, मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे लगा लो, लेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज बी एफ एंड थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगी कि कितनी चार्ज है, फिर मैग्नेटिक फोर्स वी साइन थीटा पे डिपेंड करेगी, यानी कि थीटा पे भी डिपेंड है कि किस एंगल पे है, तब तो साइन थीटा लगा रखा है मैंने। तो भी पे भी डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी ज़्यादा है कम। एंड थर्ड क्यू भी और बी पे, थर्ड बी पे मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी है, इन तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है। तो कंबाइन कर दूँ इन सबको, अगर इन सबको कंबाइन कर दूँ तो क्यू भी बी साइन थीटा सबको कंबाइन कर दूँ, कंबाइनिंग ऑल द एबव, सबको अगर कंबाइन कर दूँ, इन सबको, ये तीन चीज़ें थे ना, इन तीनों को अगर कंबाइन कर दूँ तो हमारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। तो ये हो जाएंगे वेक्टर फॉर्म में, क्या लिखेंगे, एफ बराबर क्यू भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी को तो ऐसे लिखते ना, भी क्रॉस बी को ही ऐसे लिखते हैं क्योंकि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होते हैं, तो भी क्रॉस बी भी साइन थीटा होगा। तो ये स्केलर फॉर्म में हो गए, वेक्टर फॉर्म में हो गए। थीटा क्या है, हमने लिख रखा है कि वेलोसिटी एंड बी के बीच की एंगल है, वेलोसिटी एंड बी के बीच की एंगल। तो इस तरीके से, यानी कि इस फॉर्मूले से फोर्स किधर लगेगी और कितना लगेगी, ये चीज़ें पता चल जाएगी। तो इसे नोट कर लो। तो यहाँ पर आगे अब ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट टेस्ला होगा, लिख लो, SI unit of magnetic field is Tesla. SI unit of magnetic field is Tesla, इसको T से लिखते हैं। 1 टेस्ला वही होते हैं जो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे सुनेंगे 1 टेस्ला ये भी होते हैं, और 1 टेस्ला 10⁴ गॉस भी होते हैं, ठीक है। वन टेस्ला 10⁴ गॉस। तो ये सब चीज़ें यूनिट थे। ऐसा यूनिट में कौन है, टेस्ला, जो इसके भी बराबर होता है, इसके भी बराबर, ये सब कॉमन है, कॉमन यूनिट। अब भी देखा जाए ये कि ये भी क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, नहीं तो डायरेक्शन को समझना है। फर्स्ट तो ये केस बनाता हूँ मैं, इसको केस फर्स्ट में, अगर ये थीटा 0 हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू भी बी साइन 0 डिग्री, मतलब 0, कोई फोर्स नहीं लगेगा अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा।
सेम डायरेक्शन, या 180 डिग्री भी हो, 180 पे भी यही कहानी होगी। थीटा पे अब मतलब क्या, जैसे देख लो अभी जो हमारे थे इससे पहले अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड थे ना, और अगर वेलोसिटी भी उधर ही हो जाए तो कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, या वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो थीटा 180 तो भी कोई फोर्स नहीं लगने वाले हैं। तो केस 2 में अगर थीटा 180 भी हो जाए, थीटा 180 भी अगर हो जाए तो भी फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी, फोर्स ज़ीरो होगी। अगर थीटा थर्ड केस में अगर थीटा 90 हो जाए तो फोर्स क्यू भी बी साइन 90 डिग्री, इट मीन्स फोर्स हो जाएगा क्यू भी बी, मैक्सिमम फोर्स है ये। मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगी, क्यू भी बी, जब साइन 90 हो। साइन 270 पे भी मैक्सिमम ही लगेगी, बट साइन 270 हो जाएगा कितने, -1, तो माइनस एफ क्यू भी बी हो जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएंगे। तो इस तरीके से। हाँ, एक और चीज़, अगर चार्जेस निगेटिव हो, अगर चार्ज निगेटिव हो तो क्या होगी, और चार्ज पॉजिटिव हो तो क्या होगी, तो चार्ज को साइन के साथ रखना है। चार्जेस आर केप्ट विद साइन। अगर आपको साइन आ जाएगा ना तो पता चल जाएगी कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। माइनस लगा दूँ तो जस्ट भी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आती है ना उसकी अपोजिट चली जाएगी। तो चार्जेस आर टेकन विद साइन, चार्जेस आर टेकन विद साइन टू फाइंड डायरेक्शन। किसके लिए लेते हैं, तो फाइंड डायरेक्शन के लिए, जिससे कि डायरेक्शन मुझे पता चल जाए। साइन ले लेते हैं जिससे मुझे डायरेक्शन पता चल जाता है। अब हम देखते हैं कि भी क्रॉस बी एक्चुअली में निकाले कैसे जाते हैं। तो हाउ टू फाइंड भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी के डायरेक्शन को समझो। अब ये मान लो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी था इधर, चार्ज क्यू की वेलोसिटी था इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो भी क्रॉस बी के टाइम में होता क्या है, तो फर्स्ट जो वेक्टर होते हैं भी क्रॉस बी और बी क्रॉस बी दोनों में डिफरेंस होते हैं, दोनों अपोजिट होते हैं। भी क्रॉस बी और बी क्रॉस भी ये दोनों सेम मत समझना, दोनों अपोजिट होते हैं। अगर भी क्रॉस बी को बी क्रॉस बी करना है तो उसमें माइनस लगानी पड़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दोनों इक्वल नहीं होते, इसीलिए ये कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। तो अब डायरेक्शन निकालना है, मेनली इस फोर्स का डायरेक्शन सीखना है ना, कि इधर नहीं, तब ना पता चलेगा हाँ भाई किधर जाएगी। तो देखो राइट हैंड लेना है, राइट हैंड क्यू तो स्केलर है उसको तो रहने दो। उसके बाद है भी, क्या है हमारा फोर्स वेक्टर फॉर्म में, क्यू भी क्रॉस बी, ये तो स्केलर, इसकी तो कोई बात नहीं। अब बचे भी, तो भी की तरफ इसको जाने दो, पाम को, पूरे ये फोर फिंगर्स को भी की तरफ जाने देना है। वेलोसिटी किधर है इसकी, ऊपर की तरफ। वेलोसिटी मैं मैग्नेटिक फील्ड मान रहा हूँ इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और वेलोसिटी मान रहा हूँ ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ इस फोर फिंगर्स को जाने देना है, और इस फिंगर्स को कर्ल करना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर या इधर, तो स्मॉलर एंगल से कर्ल करना है। अब उंगली, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड उधर है, हमने हैंड को ऐसे रखा, उंगली ऊपर जाने दिया, फोर फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दिया, थंब किधर गए, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर होगी, फोर्स इधर। तो भी की तरफ इसको जाने देना है फोर फिंगर्स को, और स्मॉलर एंगल से, छोटा एंगल से घुमाना, इस फोर फिंगर्स को घुमाना है। तो थंब जिधर जाएगी उधर होगी मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे किधर हो जाएगी, इधर, चार्ज पे इधर हो जाएगी। अब बात यह है कि किसी ने हैंड को ऐसे रखने के बजाय ऐसे रखा, तो अब मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो ऐसे तो ये टर्न होने वाला है नहीं, उल्टा तो नहीं टर्न कर पाएंगे ना, तो टूट जाएगा। तो ऐसे इसको क्या करें, तब ये ऐसे घूमेगा, लार्ज एंगल हो जाएगा ना पूरा, 90 घूमने के बजाय 270 घूम जाएगा। तो बड़ी एंगल से भी नहीं घुमाना है, तो इस हैंड को, फोर फिंगर्स को ऐसे जाने देना है जिससे कि उस फोर फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल करूं तो हमारा स्मॉलर एंगल बने। तो इस तरीके से रखना है, स्मॉलर एंगल बनाना है, इसलिए ऐसे रखा, स्मॉलर एंगल से घुमाया, इधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, इधर,
मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गए, तो इसे कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। तो हम डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं, वी यूज राइट हैंड पाम रूल टू फाइंड डायरेक्शन। इसे समझना है कि कैसे यूज करते हैं। तो इस पे फोर्स इधर आ गए। अब मान लो हाँ, इस पे अगर निगेटिव चार्ज दे दूँ, अगर चार्ज निगेटिव दे दूँ तो पहले की जो कहानी है वो पूरी पलट जाएगी, फोर्स इधर, क्योंकि क्यू भी बी अगर इधर है तो माइनस क्यू भी बी माइनस, तो मतलब उधर हो जाएगा, ये तो सिंपल है। तो इसीलिए कहा कि चार्जेस को साइन के साथ लेना है, जिससे कि वो पता चले कि डायरेक्शन किधर होगी। अब मान लो हम दूसरा मानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, दिस इज आउटवर्ड, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। और हमने वेलोसिटी को इधर दे रखा, चार्ज क्यू जो था उसकी वेलोसिटी को इधर दे रखा। अब हैंड को इधर जाने देता हूँ, अब पाम किधर जाएगा ये पता नहीं है मुझे, उंगली को इधर जाने देता हूँ, बाद में पता चल जाएगा कि हमें ऐसे रखना है या ऐसे रखना है। ये तो इधर ही जाएगी, टिप तो इधर ही जाएगी। अब ऐसे या ऐसे ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। चलो इधर जाने दिया, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, ऐसे तो घुमाऊंगा नहीं, तो पक्का इसको पलटना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, ऐसे रखना पड़ेगा। अब तो घूमेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इधर की तरफ घुमाओ स्मॉलर एंगल से 4 फिंगर्स को, तो थंब किधर जा रहे हैं, नीचे, तो थंब नीचे जा रहे हैं तो फोर्स क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ होगी। तो इस तरीके से हमारे फोर्स के डायरेक्शन आ जाएंगे। ये चीज़ें आप लिख लो खुद की वर्ड्स में कि आप कैसे राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, कीप द 4 फिंगर्स, राइट हैंड पाम रूल में हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड जो पाम यूज़ कर रहे हैं, कीप द 4 fingers of right hand in the direction of किधर, भी, पहला वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर कौन होते हैं, भी, बी क्रॉस बी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड कर्ल्ड फिंगर्स, यानी 4 फिंगर्स। पहले तो क्या किया, कीप द 4 फिंगर्स इन द ऑफ द 4 फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ वी एंड कर्ल फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इन द डायरेक्शन ऑफ बी। कैसे, तो विद ए स्मॉलर एंगल, छोटे वाले एंगल से, 2 कंडीशन हो सकते हैं, बड़े वाले एंगल से भी घुमा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो विद ए स्मॉलर एंगल, देन थंब gives the direction of force vector, वो देता है फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन। तो 4 fingers of right hand in the direction of velocity vector and curl the fingers, इस fingers को कर्ल करना in the direction of magnetic field with a smaller angle, छोटे वाले एंगल से। then thumb gives the direction of फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। तो इस तरीके से आप राइट हैंड का यूज करोगे इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। अगर चार्ज निगेटिव हो तो ये जो राइट हैंड पाम रूल हमें डायरेक्शन दे रहा है, राइट हैंड पाम रूल हमारे डायरेक्शन दे रहा है, तो उसकी अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि चार्जेस क्या है, निगेटिव। तो इस तरह से उसकी डायरेक्शन भी हमें पता चल जाएगी।